हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी की 6 क्लास की 6 सेशन की। ठीक है, दरअसल हुआ क्या है, अभी 2 बार हम देख रहे हो कि 2 बार हम लोग जो है वीडियो शूट कर चुके हैं, क्लास शूट कर चुके हैं। कभी 10 मिनट पे डिस्टरबेंस, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो जाती, कभी 15 मिनट पे। 2 बार हुआ है, तो इससे पहले भी 1 बार हो चुका है। चलो कोई नहीं, फिर से करते हैं। तो आज हम लोग जियोग्राफी का 6 सेशन देखेंगे। ठीक है, 6 क्लास देखेंगे और हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे थे। भूगर्भिक संरचना में हम लोगों ने चट्टानें पढ़ी थी। चट्टानों में पढ़ा था आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। उसके बाद हम लोगों को आज बात करनी है गोंडवाना। गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रिप, फिर थोड़ा हिमालय रीजन की तरफ चलेंगे, उधर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। यहाँ पे कुछ वैसे हमने कर रहे थे, तब तक फिर से टेक्निकल फॉल्ट हो गई। तो चलो, पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी सैल। पहले तो सबसे पहले जो कल का बिंदु था उसमें सैल था। सैल किसे कहते हैं? ठीक, सैल किसे कहते हैं, सैल कितनी प्रकार की होती हैं? तो चेक करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, सैल जो है, सैल किसे कहते हैं? सैल ऐसा है कि जो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी है। ठीक, जो पृथ्वी पे भूपर्पटी है, सबसे ऊपरी परत। ठीक, उसको कहते हैं भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। तो जो भूपर्पटी का निर्माण सैलों से होता है। ठीक, विभिन्न प्रकार की सैलों से होता है। तो सैलें क्या है? सैल क्या है? सैल जो है विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का एक संगठित पिंड कह सकते हो। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का एक संगठित पिंड जो है उसको सेल्स कहते हैं, उसको सेल कहते हैं। और सेलों के द्वारा जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उस पर भूपर्पटी, उसे भूपर्पटी कहते हैं, क्योंकि सारे खनिज उसी में होते हैं, सबसे ऊपरी परत में। ठीक है, तो अच्छा, सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक, सेल समझ गए, रिवीजन है, पिछली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाया, आप लोग जाके पूरी क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो आग्नेय, कायांतरित, ठीक, अवसादी, 3 प्रकार की सेलें होती हैं। ठीक, इसमें सबसे, इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अवसादी और कायांतरित। तो हम लोग पहले अग्नेय को देखेंगे, प्राथमिक सेल। अग्नेय क्या है? अग्नेय ज्वालामुखी प्रक्रिया से, अग्नेय सेल का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। ठीक, ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी की प्रक्रिया 2 तरीके से, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी। बहिर्भेदी का मतलब कि ज्वालामुखी बाहर, मतलब भूपर्पटी पे आती है। जैसे मान लो कि कोई ज्वालामुखी उठी, ठीक, कोई ज्वालामुखी उठी तो बाहर आके लावा ठंडा होता है। तो जब बहिर्भेदी पे लावा बाहर आता है, लावा बाहर गिरता है लावा, तो बहुत तेज़ी से उसका शीतलीकरण होता है, मतलब बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। तो बहुत तेज़ी से जब ठंडा होता है तो महीन दानों का निर्माण होता है। महीन दानों का जब निर्माण होता है तो महीन दानों के निर्माण होता है, तो बहिर्वेदी महीन दानों का निर्माण हुआ। महीन दानों के निर्माण की वजह से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। उसका एग्जाम्पल बेसाल्ट चट्टान है। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टान बहिर्वेदी, अग्नेय। पहली बात तो मोटा मोटा पूछेंगे कि बेसाल्ट चट्टान किसका उदाहरण है, किस सेल का? तो अग्नेय सेल का। ठीक, अगर पूछ ले अंतर्वेदी बहिर्वेदी, तो बहिर्वेदी बेसाल्ट, बा ठीक, बा से बहिर्वेदी, बा से बेसाल्ट। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, अंतर्वेदी। तो अंतर्वेदी में क्या होता है कि लावा और मैग्मा उठा और वो अंदर ही ठंडा होने लगा, मतलब कि भूपर्पटी पर नहीं आया। ठीक, वो भूपर्पटी पर नहीं आया। ठीक, अंदर ही ठंडा हो गया, अंदर आया, यहाँ से वो आया ऊपर थोड़ा और अंदर ही ठंडा हो गया, मतलब कि ऊपर वाली परत पे बिल्कुल ऊपर नहीं आया। ठीक, अंदर ही ठंडा हुआ, तो इसका शीतलीकरण धीरे धीरे होता है, स्लो, बहुत स्लो होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि मोटे दानों का निर्माण होता है। ठीक, मोटे दानों के निर्माण की वजह से यहाँ ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है। ठीक, अंतर्भेदी, मोटे दानों का निर्माण, ग्रेनाइट। इसे अग्र करके आप याद रख सकते हो। अग्र मतलब आ से अंतर्भेदी, अग्रे से ग्रेनाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट भी अग्नेय का उदाहरण है। ठीक, और अग्नेय में किसका है? अंतर्भेदी का। ठीक है, तो आई होप कि अग्नेय आप लोग समझ गए होंगे, इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अवसादी। अवसादी या सेडिमेंट्री। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि मान लो ये अवसादी सेल है। ठीक, ये अवसादी सेल है, ये वाली मान लो, सॉरी, ये अवसादी नहीं, ये अग्नेय सेल है। ठीक, ये कौन सी सेल है? अग्नेय। अग्नेय सेल का जब क्षय हुआ, क्षय मतलब टूटी फूटी, क्षति पहुंची, क्षति पहुंचने के बाद उसमें क्या हुआ? अवसाद हो गए। कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो अवसादों में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं।
तो जैसे नदी नालों में जब देखते नहीं कि बहता है कोई, कुछ कूड़ा करकट कचरा फचड़ा सिल्ट और चिकनी मिट्टी आदि आ जाती है, उसको सबको संयुक्त रूप से अवसाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टूटने फूटने के बाद क्या हुआ, ये अवसादी मान लो, ये वाली चट्टान हमने अवसादी मान ली। ठीक, ये वाली चट्टान हमने अवसादी मान ली। तो इधर क्या हुआ कि जब इसका क्षय हुआ, क्षय होने के बाद ये मान लो नदी के द्वारा और वायु के द्वारा, ठीक, नदी के द्वारा और वायु के द्वारा क्या हुआ, इसका परिवहन हुआ। परिवहन होने के बाद ये यहाँ से यहाँ इकट्ठा हो गई। यहाँ इकट्ठा होने के बाद फिर से एक संयुक्त रूप से मतलब संगठित हो गई और एक सेल का रूप ले लिया इसने। जब सेल का रूप लिया तो ये जब अवसादों से बनी है इसीलिए इसे अवसादी सेल कहते हैं। ठीक, अवसादों से बने होने के कारण इसे अवसादी सेल कहते हैं। कायांतरित का मतलब क्या होता है? कायांतरित का मतलब होता है, जिसे कायांतरित में इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक क्या होता है कि इसको आप ग्रीक भाषा में उसका मतलब होता है कि रूप में परिवर्तन। ठीक, रूप में। और कायांतरित काया कहते नहीं, काया रूप का ही पर्यायवाची है काया। तो ठीक है, कायांतरित समझ रहे होगे। ठीक, कायांतरित मतलब रूप में परिवर्तन या काया में अंतर। ठीक, रूप में परिवर्तन। ठीक, रूप में परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि यहाँ से भी इनमें भी रूप में परिवर्तन हो सकता है। अवसादी चट्टानें इकट्ठा हुए, उसमें भौतिक और रासायनिक गुणधर्म चेंज हो जाते हैं। भौतिक और रासायनिक चेंज आता है जब, ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, कायांतरित, मतलब उसका रूप ही चेंज हो जाता है। तो आग्नेय से भी बनती हैं, तो दोनों से बनती हैं कायांतरित। तो कायांतरित को समझ गए होंगे, यहीं से आप समझ रहे होंगे। ठीक, कायांतरित। उसके बाद अच्छा, कायांतरित सेल अवसाद, कायांतरित भी टूट फूट सकती हैं, उनके भी अवसाद होते हैं, तो वो अवसादी सेलें भी बन जाती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आई होप कि मोटा मोटा रिवीजन कर दिया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, अगर डिटेल से समझना है आप लोगों को तो आप जाके हमारी पिछली क्लास देखिए, बहुत डिटेल में वहाँ इन सब चीज़ों पर चर्चा की गई। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने चट्टानें कौन कौन सी देखी थी? सबसे पहले देखी थी आर्कियन। ठीक, सबसे पहले देखी थी आर्कियन। ठीक, आर्कियन चट्टान। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी धारवाड़। ठीक, धारवाड़ के बाद हमने देखी थी आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा। ठीक, कुडप्पा के बाद हमने देखी थी विंध्यन। ठीक, अच्छा, इनका निर्माण इसी तरीके से हुआ है, पहले ये फिर ये फिर ये, एकदम सीक्वेंस से लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो इनका निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक, इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक, तो सबसे पहले आर्कियन का हुआ। तो आर्कियन का क्या हुआ? आर्कियन आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक, आग्नेय चट्टानें हैं, तो इसका वो मैग्मा ऊपर आया शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे आग्नेय चट्टानें निर्मित होती हैं उसी तरीके से इनका निर्माण हुआ। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें एक पॉइंट ये नोट कर सकते हो कि ये जीवाश्म रहित है, मतलब इसमें जीवाश्म की उपस्थिति नहीं है। ठीक, ये जीवाश्म रहित है। ठीक, जीवाश्म रहित है। दूसरा पॉइंट कि ये धात्विक और अधात्विक खनिजों की भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण, धात्विक और अधात्विक खनिजों में भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण और संपन्न है। इसमें बहुत सारे खनिज हैं। ठीक है, लेकिन भंडार की दृष्टि से उनका जो है, उनकी प्रक्रिया जो है, उनके दोहन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, जिसका उपयोग करने में दिक्कत होती। दोहन की प्रक्रिया जटिल क्यों है? क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में बताया था, ये आधारभूत चट्टानें हैं, मतलब नीचे की चट्टानें हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की जो जड़ें हैं उसमें भी आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे इनका जो मान लो कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र हो गया और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र हो गया, वहाँ पे ये जमीन पे दिखती है। बाकी हर जगह जो है ये नीचे है, मतलब आधारभूत परत है उनके ऊपर और बहुत सारा निर्माण है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मतलब इतना 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट थे। जीवाश्म, सबसे ज़्यादा जीवाश्म। ठीक, जीवाश्म यहाँ भी नहीं मिलेंगे आपको, जीवाश्म धारवाड़ में भी नहीं मिलेंगे, और जीवाश्म ये इसमें जो है, जैसे कि अभी आपको बताया था अवसादी कायांतरित चट्टानों का निर्माण, उसी तरीके से इनका निर्माण हुआ धारवाड़ का। इसमें भौतिक गुणधर्म, रूप परिवर्तन और सब हुआ, और उसके बाद इनका अपचयन हुआ, फिर निक्षेपण हुआ, मतलब परिवहन हुआ दूसरी जगह। ठीक, निक्षेपण। और उसके बाद ये बोला जाता है कि सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें धारवाड़ हो गई। इसका जीवाश्म रहित है, मतलब जीवाश्म की उपस्थित नहीं है, और सबसे पुरानी धारवाड़ चट्टानें, मतलब सबसे पुरानी अवसादी धारवाड़ चट्टानें।
अगर क्वेश्चन आता है सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, तो आर्कियन। अग्नि चट्टानें कौन सी हैं, आर्कियन। सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें कौन सी हैं, धारवाड़। सबसे पुरानी कायांतरी चट्टानें कौन सी हैं, धारवाड़। ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद इन दोनों में जब रूप परिवर्तन और अक्षय अपर्दन और दुनियादारी हुई, मतलब नीचे आई, ठीक है, निक्षेपण के द्वारा, परिवहन के द्वारा, तो इनका कुडप्पा का निर्माण हुआ। उसके बाद सेम प्रोसेस इसका निर्माण हुआ। तो कुडप्पा में क्या है कि कुडप्पा में भी जीवाश्म नहीं है। ठीक, जीवाश्म नहीं है। और धात्विक अधात्विक खनिजों से धारवाड़ से कम महत्वपूर्ण, धात्विक अधात्विक खनिजों में धारवाड़ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का मैक्सिमम खनिज संसाधन जो है जितने हैं यहाँ से दोहन होता है खनिजों का, क्योंकि यहाँ जो है अवसादी चट्टान होने के कारण दोहन आसान है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। धारवाड़ कहाँ, धारवाड़ मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र पे, कुडप्पा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र से। लेकिन यहाँ ये धात्विक और अधात्विक खनिजों, खासकर धात्विक खनिजों के, मुख्य रूप से धात्विक खनिजों के उपयोग के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है, यहाँ पत्थर वगैरह, निकेल है, ये सब थोड़े रंगीन पत्थर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ, और ये उसके बाद यहाँ आ जाए विंध्यन। विंध्यन का निर्माण भी है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जीवाश्म आपको मिलेंगे, यहाँ आपको जीवाश्म मिल जाएंगे। ठीक, ये जीवाश्म युक्त है, मतलब जीवाश्म की उपस्थित है। ठीक, तो यहाँ जीवाश्म की उपस्थित है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, इनका जो है, जैसे मान लो कि आज यहाँ भी पत्थर का मेन, पत्थर भवन निर्माण की जो सामग्री है वो, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मान लो सांची का स्तूप हो गया, सिकंदरा अकबर का मकबरा, सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा। ठीक है, और लाल किला दिल्ली का, तो वहाँ जो पत्थर लगा है, लाल बलुआ पत्थर, वो यहीं से मिला है। ठीक है, तो हम लोग तीन संरचना बेसिकली समझ गए। ठीक, तीनों संरचना मोटे मोटे तौर पे एक बहुत स्पीड से हम लोगों ने देख ली। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, तो चलिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। देखो, चूना पत्थर वहाँ भी मिलता है जो अपने कुडप्पा संरचना थी। ठीक, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों आपको विंध्यन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि गोंडवाना संरचना। ठीक, गोंडवाना संरचना के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दक्कन ट्रेप के बारे में। ठीक है, दक्कन ट्रेप मतलब दक्षिणी। ठीक, तो सबसे पहले आप डालो गोंडवाना संरचना। ठीक, गोंडवाना संरचना। ठीक, गोंडवाना संरचना में क्या हुआ कि पैलियोजोइक, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एक मोटा मोटा आप सबको समझा देते हैं कि देखिए, यहाँ सबसे पहले होता है महाकल्प। ठीक, सबसे पहले देखिए, थोड़ा इसे पढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि सबसे पहले महाकल्प। ठीक, महाकल्प, सबसे पहले महाकल्प हुआ, उसके बाद हुआ कल्प, कल्प, उसके बाद हुआ युग। ठीक, तो ये एक काल का निर्धारण है। दरअसल होता क्या है कि महाकल्प में क्या होता है, कई कल्प आते हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ अगर सैनोजोइक लेंगे, सैनोजोइक, ठीक, अगर आप यहाँ पे सैनोजोइक लेंगे, सैनोजोइक, ठीक, सैनोजोइक लेंगे, तो सैनोजोइक में क्या होगा, एक तो टर्शियरी हो जाएगा, एक हो जाएगा क्वाटरनरी, मतलब तृतीयक और चतुर्थक। ठीक, टर्सरनी, टर्सरनी, ठीक, और एक क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी मतलब तृतीयक और चतुर्थक। उसके बाद यहाँ युग, अभिनूतन, अधिनूतन, अल्पनूतन, ऐसे बहुत सारे युग, इसमें इसमें मतलब कल्प में बहुत सारे युग हैं, कल्प में बहुत सारे युग हैं। सैनोजोइक में बहुत सारे कल्प आते हैं, फिर उसके अंदर युग आता है। तो महाकल्प, कल्प, युग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ, गोंडवाना संरचना में क्या होता है कि प्रायद्वीपीय, जैसे मान लो कि यहाँ पे बढ़ाते हैं कि पैलियोजोइक, सबसे पहले लिखो गोंडवाना संरचना पैलियोजोइक। ठीक, पैलियोजोइक महाकल्प के, ठीक, पैलियोजोइक महाकल्प के, ठीक, कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन युग तक। ठीक, कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन युग तक। ठीक,
कार्बोनिफेरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस से पर्मियन युग, ठीक। पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस से पर्मियन युग तक प्रायद्वीपीय भारत में इसका विकास हुआ। युग तक प्रायद्वीपीय भारत में इसका विकास हुआ, ठीक, विकास हुआ, ठीक, इतना नोट करेंगे। पैलियोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस से पर्मियन युग तक प्रायद्वीपीय भारत में इसका विकास हुआ, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि विकास हुआ, ठीक, इस युग में हुआ क्या, गुणवाना संरचना कैसे विकसित हुई, ये तो बता दिया। कब विकास हुआ, कैसे विकसित हुई, ठीक है। तो कैसे विकसित हुई कि प्रायद्वीपीय भारत में, मतलब कि इस युग में भू संचलन की प्रक्रिया तेजी से, भू संचलन की प्रक्रिया अब भी है, भूकंप आने का प्रमाण भू संचलन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो अब कभी जब पढ़ाएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, जब पहुंचेंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे भू संचलन कैसे होता है, ठीक है, और कितने सालों में कितना होता है, पृथ्वी हमारी कितनी इधर उधर खिसकती है, गति करती है, ठीक है। कार्बोनिफेरस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इस युग में भू संचलन की प्रक्रिया के द्वारा, धसाव की प्रक्रिया, मतलब पृथ्वी संचलित थी, ठीक, उसमें धसाव की प्रक्रिया होती है और एक संरचना का विकास होता है, ठीक, संरचनात्मक बेसिन आप कह सकते हो, एक संरचनात्मक बेसिन का विकास होता है, उसमें निक्षेपण होता है, ठीक है, चट्टानों का और अवसादों का निक्षेपण होता है, उससे गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। तो कैसे हुआ, भू संचलन की प्रक्रिया हुई, फिर धसाव हुआ, मतलब उसी प्रक्रिया के चलते धसाव हुआ, एक संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ और उस बेसिन में अब अवसादों का जो है निक्षेपण हुआ। निक्षेपण का मतलब होता है कि अभी बताया था कि परिवहन, मतलब कि कोई चीज़, मान लो कोई चीज़ यहाँ है, ये कोई चट्टान है, ठीक, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, कोई चट्टान है और यहाँ मान लो, यहाँ ये थोड़ा नीचे रखते हैं, ये ऊंचे रखते हैं, और यहाँ से मान लो एक तो नदी के द्वारा और दूसरे हवा के द्वारा जो परिवहन होता है, और परिवहन होने के बाद जब इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद एक भौगोलिक रूप ले ले, इकट्ठा होने के बाद एक भौगोलिक रूप ले ले, तो उसे उस जो है उसे निक्षेपण बोला गया, ठीक है। तो वो निक्षेपण हो जाता है, ठीक। तो निक्षेपण का मतलब, हमारा मकसद रहता है कि आप लोग एक एक शब्द का मतलब समझें। हमने पहली क्लास में भी बोला था, आज भी बोलते हैं कि जब आपको शब्दावली का मतलब पता होगा तो चीज़ें हमको आसान लगेंगी। अगर हम पढ़ेंगे अग्नि क्या है, सिर्फ रट्टा मारेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा अग्नि क्या है, ठीक है, कल को भूल जाएंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। अगर हमको बेसिक से पता है कि अग्नि क्या है तो हमको चीज़ें याद रहती हैं, अवसादी क्या है, कैंत्रित क्या है। तो इसीलिए मकसद है कि आप लोग हर एक चीज़ का मतलब समझें, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आप एक रट्टा मार पद्धति से दूर चले जाएंगे। देखना, चेक करना, ठीक है, कैमरा दो, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि अब हम लोग देखते हैं, हाँ, संरचना पे बात करते हैं। तो देखते हैं कि इस युग में, लिखो, इस युग में भू संचलन, भू का मतलब पृथ्वी, ठीक, भू संचलन की क्रिया, ठीक, क्रिया के द्वारा, भू संचलन की क्रिया के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से, ठीक है, लिखो, देखना यहां तक दिख रहा है, धसाव की प्रक्रिया से, धसाव की प्रक्रिया से, ठीक है, एक संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, ठीक, एक संरचनात्मक
एक संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ। ठीक, हुआ। ठीक, एक संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ। ठीक, तो इसमें की पॉइंट क्या है, ये भूसंचलन और उसके बाद धसाव और संरचनात्मक बेसिन का निर्माण। ठीक, संरचनात्मक बेसिन का निर्माण एक की पॉइंट है। ठीक है, इनको आप जब नोट डाउन करेंगे तो इनको हाईलाइट कर लें। ठीक है, क्योंकि इससे हमको याद रहती हैं चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इनमें क्या हुआ, अवसादी चट्टानों के निक्षेपण के द्वारा ये जो संरचनात्मक बेसिन बना, इसमें अवसादी चट्टानों के निक्षेपण के द्वारा एक अवसादी मतलब अवसादी चट्टान जो है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान निर्मित हुई। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें हुआ, यहाँ पे कामा लगा लेना, हुआ इसमें अवसादी चट्टानों के निक्षेपण का मतलब अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानों के निक्षेपण के द्वारा अवसादी चट्टानों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, जीवाश्म युक्त मतलब उसमें जीवाश्म के थे, जीवाश्म मतलब उपस्थित थे। ठीक है, निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक, चट्टान का निर्माण हुआ, यह कह सकते हो। यहाँ पे चाहो तो संरचना लिख लो। ठीक, अवसादी चट्टान या अवसादी वो चट्टान ही सही है वैसे, का निर्माण हुआ। ठीक, तो यहाँ इतना आप नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसमें देखेंगे कि जो बिटुमिनस कोयला है भारत में, बिटुमिनस कोयला एक गोंडवाना संरचना जो है कोयले के भंडार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, गोंडवाना संरचना कोयले, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, हटा रहे, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, लिखो कोयले, ठीक, कोयले के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ लिख लेना यह। ठीक, यह कोयले के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत का कुल कोयले का, भारत का कुल कोयले का लगभग 98%, ठीक, 98% यहीं से उत्पादित होता है। ठीक, 98% का दोहन यहीं से होता है, ठीक, यहीं से होता है। ठीक, यहीं से होता है। ठीक है, तो अच्छा, इसका जो है, इसका एरिया कहाँ कहाँ है, तो लिखो इसका जो है विकास, लिखो विकास कहाँ कहाँ हुआ, तो लिखो विकास में लिखो कि सबसे पहले लिखो आप दामोदर नदी। ठीक, दामोदर बेसिन, दामोदर, फिर महानदी बेसिन अपने आप लिख लेना। ठीक है,
दामोदर महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन। गोदावरी, ठीक, और सोन, एक लिखो सोन, सोन बेसिनों में, ठीक, बेसिनों में, ठीक। इसका सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ? दामोदर नदी, ठीक, झारखंड का इलाका, बंगाल के पास, पश्चिम बंगाल के पास झारखंड, उस वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास हुआ। वहीं पे सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन, जो खनिज हो, कोयला खनिज के रूप में निकाला जाता है, वो उधर ही सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वहीं से सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारे पॉइंट क्लियर हो गए। गोंडवाना संरचना आपकी पूरी। अब हम लोग देखेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में। तो अभी हम चाहेंगे कि इसे जो है आप उतार लें, ठीक है, इसे उतार लें। अब हम लोग देखेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में, ठीक है। हटा रहे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए आप सब लोग, दक्कन ट्रैप, ठीक है, लिखो, डालो दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? अब वहाँ अगर हम बोलें कि बेसाल्ट चट्टानें निर्मित है, तो बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती हैं? अभी आप लोगों को हम समझा चुके हैं बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। जरूर वहाँ ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं, तो आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं, तो जरूर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी, फिर शांत हुआ होगा। तो समझ लो जहाँ पे आ जाए ऐसा कि कहीं पे अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे और सारी चीज़ें सीक्वेंस से पढ़ेंगे, तो आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि आंसर खुद फाइंड आउट कर लेंगे, खुद आपको आंसर पता लग जाएगा। तो जैसे हम बेसाल्टी चट्टानों के बारे में बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हाँ, बेसाल्टी मतलब अग्नेय, अग्नेय मतलब ज्वालामुखी की प्रक्रिया से, ठीक है। तो सीधी बात है, यहाँ वही होगा कि यहाँ लिखो मेसोजोइक महाकल्प में, लिखो मेसोजोइक। देखो अभी जो हमने बताया था पैलियोजोइक, पहले सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन आया, ठीक, प्री कैम्ब्रियन सबसे पहले, फिर हमने अभी जैसे पैलियोजोइक बताया, ठीक, पैलियोजोइक बताया। तो पैलियोजोइक इसका मतलब हो गया पूरा जीव, मतलब कि बहुत पुराना, ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? पूरा जीवन, ठीक। उसके बाद हमने क्या बताया था, मतलब इसके बाद बताया, हाँ, मेसोजोइक, इसके बाद आएगा मेसोजोइक, ठीक। मेसोजोइक का हो गया मध्यजीवी, मतलब कि मध्य काल का, मतलब इसके ये काल दिए प्री कैम्ब्रियन, मतलब ये पूरा जीव हो गया, और ये मध्य जीव, और इसके बाद इसे यहाँ मध्य जीवन भी लिख सकते हो, इसे पूरा जीवन, इसे मध्य जीवन। इसके बाद आएगा सेनोजोइक, सेनोजोइक आएगा जिसे नवीन जीवन भी कहते हैं। तो उसमें क्या है कि सेनोजोइक आएगा, तो इससे क्या है, ये महाकल्प हैं, ये सारे महाकल्प हैं। और प्री कैम्ब्रियन में जैसे अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, ब्लॉक पर्वत, मतलब अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और सबसे पुराना है। और उसमें जैसे धारवाड़ हो गया, आर्कियन हो गई, धारवाड़ हो गए, कुडप्पा हो गए, विंध्यन संरचना का निर्माण हुआ। पैलियोजोइक में हम बता चुके गोंडवाना संरचना हो गई पैलियोजोइक के क्रिटेशियस में, ठीक। उसके बाद आ जाओ पैलियोजोइक के कैर्बोनिफेरिस से परमियन तक। उसके बाद मेसोजोइक महाकल्प होगा, इसमें क्रिटेशियस युग होगा, ठीक, इसमें क्या होगा, क्रिटेशियस युग होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेनोजोइक में हिमालय पर्वत, इसे दो भागों में इसे भी बांट देंगे, सेनोजोइक महाकल्प है, इसे बांटेंगे टर्शियरी और क्वाटरनरी, ठीक, टर्शियरी और क्वाटरनरी भागों में इसे बांट देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इतना समझा दिया, अब बात करेंगे मेसोजोइक की। तो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में, ठीक, क्रिटेशियस युग, मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में, ठीक, शांत दरारी प्रकार, ठीक, शांत, जैसे मान लो ज्वालामुखी उठा
तो ज्वालामुखी उठने के बाद शांत हुआ, ठीक है, वही बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ठीक इस युग में शांत दरारी प्रकार की संरचना जो थी वो विकसित हुई, ठीक है। देखो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की प्रक्रिया, ठीक, शांत दरारी प्रकार की प्रक्रिया से बेसाल्ट चट्टान, ठीक, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में, ठीक, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में, ठीक है, रूप में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके दक्कन ट्रैप के निर्माण की प्रक्रिया आप लोगों के सामने रख दी, ठीक है। क्या मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की प्रक्रिया से बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप लोग सबसे ज़्यादा याद रखेंगे, समझ लो, इसे याद रखेंगे तो इसकी संरचना आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। अगर हमको ये पता है कि दक्कन ट्रैप एक बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है, तो अभी पीछे बता चुके कि बेसाल्ट का निर्माण कैसे होता है। बेसाल्ट अंतर्वेदी आता है, बहिर्वेदी चट्टान आता है। पहले तो अग्नेय है, फिर अंतर्वेदी है, बहिर्वेदी में, ठीक, बहिर्वेदी महिंदा ने बताया था बा, ठीक, इसे बेसाल्ट बा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टान निर्मित हुई तो बेसाल्ट चट्टानों में क्या हुआ, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया हुई, ठीक। लिखो, यही हम यहाँ आप लिख लेना, सीधे यहाँ से लिखना है बेसाल्ट चट्टान में, हम यही लिख रहे हैं कि इसमें, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान में इसमें अपक्षय मतलब वही क्षति पहुंची, ठीक, अपक्षय और उसके बाद अपर्दन, ठीक, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मृदा का निर्माण हुआ, ठीक, काली मृदा का निर्माण हुआ, ठीक है, काली मृदा का निर्माण हुआ। काली मृदा आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, ठीक है, और कर्नाटक का मैसूर का इलाका, और वहाँ पे थोड़े बहुत इधर उधर और सारे, मतलब ये आपको मेन हमने बताए हैं, ठीक। वहाँ पे काली मृदा का विकास हुआ। अच्छा, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, काली मृदा को कपासी मृदा कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए, कपास की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है काली मृदा। और इसे रेंगुर भी कहते हैं, ठीक, रेंगुर, काली मृदा को रेंगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और सारे पॉइंट भी क्लियर हो गए जो करना चाहते थे, ठीक है। तो इसका जो है, इसके जो मेन या खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो लिख लो, ये भी लिख लो कि खनिज, दक्कन ट्रैप जो है या खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक, खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक। तो दक्कन ट्रैप आपका पूरा हो गया, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे आप लोग चाहो ना, अगर चाहो कन्फ्यूजन लगे कि
नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख लेना शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, ठीक, शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, ठीक है, रूप में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। देखो हमने मेन बात यही समझा दी थी आपको, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान मतलब ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद वो ठंडी हुई, बहिर्वेदीय मतलब बहिर्वेदीय, बेसाल्ट है मतलब बहिर्वेदीय प्रक्रिया हुई, ठंडी हुई महिंदानों का निर्माण हुआ और बेसाल्ट चट्टान निर्मित हुई। क्लास के शुरू में ही ये बता चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, तब तक हम थोड़ा कैमरा चेक कर लें। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डालो ऊपर देखो सैनोजोइक, ठीक, सैनोजोइक, ठीक, सैनोजोइक, इसे हिंदी में लिख लो नवीन जीवन, ठीक, नवीन जीवन, ठीक, सैनोजोइक नवीन जीवन, इसे ये एक महाकल्प है, इसे दो भागों में बांट दो, ठीक, एक तरफ लिखो तृतीयक, ठीक, एक तरफ लिखो चतुर्थक, ठीक, इसे लिखेंगे क्वार्टर, ठीक, इसे लिखेंगे क्वाटरनरी, ठीक, क्वाटरनरी, इसे लिखेंगे टर्सियरी, ठीक, क्वाटरनरी और टर्सियरी, ठीक, क्वाटरनरी टर्सियरी। तो इसमें क्या हुआ कि इसके बाद क्या होगा, एक मिनट, एक बार देखना चल रहा है, इसे इधर लिखेंगे प्लीस्टोसिन, ठीक, इधर लिखेंगे होलोसिन, ठीक, होलोसिन, ठीक, ये क्या है, ये हिमयुग से पहले, इसे लिखो हिमयुग से पहले, ठीक, यहाँ क्या है, हिमालय की उत्पत्ति, टर्शियरी युग में ही हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक, हिमालय की उत्पत्ति, ठीक, इसके बाद ये हिमयुग के बाद, ठीक, उत्तरी मैदान और तटीय मैदान की उत्पत्ति, हिमयुग के बाद उत्तरी मैदान, ठीक,
उत्तरी मैदान और तटीय मैदान की उत्पत्ति। ठीक, इतना आप लिखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना लिखो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके हटा दें, नोट डाउन कर लो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हटा देते हैं। तो साइनोज़ोइक एक महाकल्प है, उसके दो उपकाल हैं, तृतीयक, चतुर्थक, क्वाटरनरी और टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी के बारे में ही अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति देखनी है। ठीक है, हिमयुग के पहले। ठीक है, लिखो लिखो साइनोज़ोइक। ठीक, साइनोज़ोइक महाकल्प, ये सबसे नवीन महाकल्प है। ठीक, महाकल्प के टर्शियरी। ठीक, टर्शियरी, साइनोज़ोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति हुई, आप इसे ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो नहीं लिखा रहे, क्योंकि यहाँ हिमालय की उत्पत्ति हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक, और अलग अलग श्रेणियाँ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अलग अलग श्रेणियों की देखेंगे। ठीक, अलग अलग श्रेणियों के बारे में लिखेंगे। तो साइनोज़ोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट। ठीक, इंडियन प्लेट, ठीक, के टकराव से टेथिस सागर का संकुचन हुआ। ठीक, संकुचन हुआ जिससे IT, देखो ITSZ। ठीक, ये क्या है ITSZ, अभी सब कुछ बताएंगे, पहले लिख लो ITSZ। ठीक, इसे बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो, इंडस सांगपो। ठीक, TSANGPO, सांगपो, और इधर लिखा इंडस। ठीक, इंडस सांगपो सचर, SUTURE सचर जोन, JO यानी जोन। ठीक, सचर जोन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गया, ITSZ की इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक, ये क्या है इसके बारे में बताएंगे, पहले आप नोट कर लें। ठीक, देखो ये जो बता रहे हैं यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की टक्कर के बारे की बात। ठीक, और टेथिस सागर, आप इंट्रोडक्शन क्लास में जाना, उसमें बहुत विस्तार से बताया, बाकी कल भी हम बताएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे क्या टक्कर हुई, कैसे टक्कर हुई, और सारी थ्योरी की बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो है, क्योंकि सीक्वेंस ना बिगड़े इसीलिए यहाँ पे आज नहीं बताएंगे। और इसके आगे अभी साइनोज़ोइक के बाद देखेंगे कैसे कैसे आगे प्रक्रिया हुई। तो अभी इतना लिखो आप। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें या तो। ठीक है,
अच्छा, जो टर्सरी युग था, जो टर्सरी युग था वो, उसमें हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, टर्सरी युग में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो है, अगर आप लोग चाहें तो इसका जो टकराव है वो उसके उपकाल कौन कौन से उपकाल थे, तो लिख लेना उपकाल। उपकाल कौन से थे, उपकाल कौन से थे, तो उपकाल थे पायोसीन और इयोसीन। ठीक है, प्लायोसीन और इयोसीन, इयोसीन। ठीक, प्लायोसीन और इयोसीन, उधर ना दिख रहा हो, इधर लिखे दे रहे। ठीक, प्लायोसीन और इयोसीन। ठीक, तो आप लोग कह सकते हो कि टर्सरी युग में क्या हुआ कि इंडियन प्लेट और भारतीय प्लेट से टकराएं। ठीक, टकराने से टेथिस सागर का संकुचन हुआ, टेथिस सागर का संकुचन हुआ, और संकुचन के बाद क्या हुआ, इसी में हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम टाइम देखो, बता इसका क्या मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम फिर से लिखे दे रहे हैं, इतना आप लोग लिख लो। इस धीरे भाई देखो, एक लाइन लिख लो, मतलब जब टकराव हुआ। ठीक है, यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, इतने लिखो टकराव हुआ। इस प्रक्रिया के तहत, टकराव की प्रक्रिया के तहत लिखे दे रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। इस प्रक्रिया के तहत, ठीक है, तहत इसे भी इधर शामिल करेंगे। इस प्रक्रिया के तहत प्लायोसीन और इयोसीन। ठीक, प्लायोसीन, इस प्रक्रिया के तहत प्लायोसीन और इयोसीन काल के मध्य, ठीक, काल के मध्य में, ठीक है, टेथिस सागर का संकुचन हुआ। टेथिस सागर का संकुचन हुआ, और फिर IT से Z अंततः और IT से Z संकुचन हुआ, जिससे IT सेट, जिससे IT, ठीक, Z, मतलब इंडस सांगपो, TSA, ये TSA SANGPO, ठीक, सांगपो, इंडस सांगपो, TSANGPO, और फिर सचर, यहाँ पे लिख लो SUTUR, सचर, JONE, जोन। ठीक, जोन का निर्माण हुआ। ठीक, का निर्माण हुआ। ठीक, ये लिखेंगे, मतलब यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए लिख दिया। और ये जो है, जो टकराव की प्रक्रिया कहाँ होती है, टकराव की प्रक्रिया बता चुके हैं कहाँ होती है, यहाँ लिख लो। टर्सरी युग में तो, पूरे टर्सरी काल में तो हिमालय की उत्पत्ति हुई ही। ठीक है, और उसमें जो प्लेटों का जो उपकाल है उसके, वो है प्लायोसीन और इयोसीन। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसमें जो टर्शियरी इधर और इधर चतुर्थक था, हिमालय की उत्पत्ति यहाँ हुई थी। जो अभी डायग्राम आप लोग देखेंगे पीछे क्लास में, उत्पत्ति ही यहाँ हुई थी। तो उसके जो उपकाल हैं, जो उसमें टेथिस सागर का संकुचन हुआ, टेथिस सागर का संकुचन प्लायोसीन और इयोसीन काल में हुआ, उससे क्या हुआ, इंडस सांगपो सचर जोन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसे हटा के, ठीक है। लिखो फटाफट फटाफट, क्योंकि बहुत जल्दी क्लास समाप्त करनी है। लिखो ओलिगोसीन। अब ये सब जो अभी हमने आपको सबसे पहले बताया था, महाकल्प, कल्प, युग, ठीक ऐसे बताया था। अब आप ऐसे समझिए, अब हम लोग उसमें जो टर्शियरी काल के जो उपकाल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ओलिगोसीन युग लिखो, लिखो ओलिगोसीन युग में वलन की प्रक्रिया से बृहद हिमालय का उत्पत्ति हुई, ठीक। बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक। और इस काल के अंत में, और इस काल के अंत में, इस काल के अंत में एमसीटी ये क्या है? मेन सेंट्रल, ठीक, थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट का निर्माण हुआ। अभी ये सब बताएंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और ITSZ सब बताएंगे, का निर्माण हुआ, ठीक। तो ये लिखो, उसके बाद ये लाइन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि ये लिखो मायोसिन, ये सारे युग हैं, ठीक। मायोसिन वो जो लिखाया थे कि प्लायोसिन और इओसिन, प्लायोसिन इओसिन के बाद ओलिगोसिन, ओलिगोसिन के बाद मायोसिन लिखो, मायोसिन, देखो मायोसिन युग में इसी तरीके से वलन की प्रक्रिया से ही, ठीक, वलन की प्रक्रिया से ही लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक। लघु या मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक, उत्पत्ति हुई। और इसके अंत में, मायोसिन युग के अंत में, ठीक, इसके अंत में, इसके अंत में क्या निर्माण हुआ? एमबीएफ, ठीक। इसके अंत में एमबीएफ, मेन बाउंड्री BOUNDRY, ठीक, बाउंड्री फॉल्ट FAULT फॉल्ट का निर्माण हुआ, ठीक। देखो अब हम लोग फटाक से पहुंचेंगे शिवालिक पे, ठीक है। तो मायोसिन, ओलिगोसिन, इससे पहले कौन से थे? प्लायोसिन, इओसिन, उसके बाद ओलिगोसिन और मायोसिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे फटाक से देखेंगे, इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। हटा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग बात करेंगे प्लायोसिन की, ठीक। जो पहले बात की थी वो क्या था? प्लायोसिन, इओसिन उधर भी था, लेकिन अब भी हम लोग फिर से बात किसकी करेंगे? प्लायोसिन की, ठीक है। एक मिनट, देखो प्लायोसिन, देखो प्लायोसिन युग में यही प्रक्रिया, ठीक, इसी प्रक्रिया से शिवालिक
शिवालिक हिमालय, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति, प्लायोसीन युग में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। यह लिख लो, यह लिखो, और इस पहले यहाँ लिखो, इसके अंत में किसकी उत्पत्ति हुई? इसके अंत में हुई HFF, ठीक। HFF मतलब हिमालयन फ्रंटल, ठीक, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक, का निर्माण हुआ, ठीक। तो ये शिवालिक सबसे नवीनतम श्रृंखला, सबसे नवीनतम, ठीक, सबसे नवीनतम श्रृंखला है, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया कि किस किस काल में कौन सा निर्माण हुआ है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, अब आगे चलेंगे, ठीक है। चलो इसे हटा रहे, अब समझाएंगे कि क्या HFF है, क्या MBF है, क्या MCT है। अब इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि टर्शियरी युग में, मतलब सैनोजोइक के टर्शियरी युग में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से वलन की प्रक्रिया से, वलन मतलब फोल्ड की प्रक्रिया से हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक, बता चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे। अब लिखो, एक लाइन लिख लो, शायद हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगर आप लोगों को लिखनी है तो लिखो, यही सैनोजोइक के, ये सबसे ऊपर लिख लेना है, ठीक है, सबसे ऊपर सैनोजोइक के टर्शियरी सैनोजोइक के टर्शियरी युग में, ठीक, सैनोजोइक के टर्शियरी युग में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से, ठीक है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से, ठीक, इसकी हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक, हिमालय पर्वत की। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कहूँ कहीं पे, और एक एक शब्द, एक एक लाइन क्लियर हो जाए। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले, हटाएं, क्योंकि अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। देखो, ये यहाँ पे बनेगा आपका, मान लो ये हो गया तिब्बत, ठीक, ये तिब्बत हो गया, और यहाँ पे बन गया ट्रांस हिमालय, ठीक। फिर ये बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गया, ये हो गया बृहद हिमालय। थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद बनेगा लघु हिमालय, ठीक, बृहद हिमालय थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक, लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद कौन सा बनेगा? लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय, जो सबसे छोटा रहेगा, ठीक। तो ITCZ ट्रांस हिमालय जो आप पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन की क्लास में जाएंगे तो बताया है, और फिर से बताएंगे एक बार कि ट्रांस हिमालय जो है वो इंडियन प्लेट का भाग नहीं है, ठीक, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, इधर से ये वलन की प्रक्रिया से, ठीक है। तो यहाँ क्या, यहाँ जो पड़ा ITSZ का जो निर्माण है वो किसके किसके बीच है? वो है ट्रांस, ठीक,
ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच IT से Z, मतलब क्या बताया था, इंडस, इंडस सांगपो, सांगपो सचर जोन, ठीक। इसका मतलब ये बताया था। फिर बृहद हिमालय का जब निर्माण हुआ उसके बाद लघु हिमालय का हुआ, तो इसके बीच बना MCT, इसे लिखो लघु, इसे लिखो लघु, ठीक। लघु हिमालय के बीच क्या बना, MCT, MCT, MCT को क्या कहा गया, MCT को कहा गया मेन, मेन सेंट्रल, ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर ये हो गया शिवालिक या बाह्य हिमालय, ठीक, इधर वाला हो गया शिवालिक या बाह्य हिमालय, ठीक, शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसमें यहाँ क्या बना, इसके बीच, मतलब ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच इंडस सांगपो सचर जोन ITSZ, ये पूछा जाता है। बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके बीच शिवालिक और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच बनेगा MBF, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक। MBF हो गया मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर यहाँ क्या है, फिर यहाँ से मैदान शुरू हो जाता है उत्तर, पहले वही आएगा कि खादर तराई आएगा, फिर खादर आएगा, फिर खादर आएगा, फिर बांगर आएगा, वही सब चलेगा। मतलब कि पहले सबसे पहले भांबर आता है, फिर तराई आता है, फिर खादर आता है, फिर बांगर आता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके बीच शिवालिक और मैदान के बीच हम लोग सीधे कहें तो बनेगा HFF, ठीक। HFF क्या बनेगा, तो लिखेंगे हिमालय, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक, ये है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो यहाँ फिर से देखेंगे, देखो बृहद हिमालय पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन, पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच कौन सा बनेगा, तो ITSZ। बृहद हिमालय प्लस लघु हिमालय के बीच MCT, बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच MCT, यहाँ MCT बना, MCT को क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच क्या बनेगा, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो फिर यहाँ शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के और मैदान उत्तरी, ठीक, उत्तरी मैदान के बीच क्या बनेगा, HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक। सब समझ गए होंगे आई होप। और सब कुछ अभी हम इसे क्या करेंगे, अभी हम इतना इसे एक बार और समझाएंगे। जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, आप सबको कोई दिक्कत ना आए, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए समाप्त करते हैं क्लास को, ठीक है। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, शेयर करें, ठीक है। तो मकसद रहता है कि आपको एक एक चीज़ समझा सकें अच्छे से, कोशिश रहती है कि जहन में आपके जियोग्राफी घुस सके। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा समझाने में ज़्यादा ही टाइम लगता है, लिखना भी पड़ता है। और अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे क्लास के तो 2-3 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बनेंगे, ठीक। 2-3 पेज की बात करें, अगर पन्ना मतलब मान लो 1.5, ठीक, 1.5, 1 प्लस आधा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। समाप्त करते क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया सबका साथ में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।